नमस्कार। आज की कहानी है गलती। श्रेया और सुभी एक ही ऑफिस में काम करती थी। श्रेया को सुभी की चिंता रहती थी और वह उसे खुश करने के बहाने ढूंढती रहती थी। वह चाहती थी कि श्रेया के जीवन में फिर से बाहर आए और वह फिर से मुस्कुराए। सुभी, तुम्हें पता है कल ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं। यही बात तुम मुझे सुबह से 4 बार बता चुकी हो श्रेया, फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल उनका ऑफिस में पहला दिन है, जरा ढंग से बन सवर कर आना। पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। उसकी बात सुन शुभी चुप रही। उसे पता था कि वह पलटकर कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी अपनी बात कहकर श्रेया ने मन हल्का कर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? तुम सब जानती हो, फिर भी ऐसी बात पूछ रही हो। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता शुभी। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। बस अब चुप हो जा, ज्यादा उपदेश मत दे, शुभी बोली। तो वे दोनों मुस्कुरा उठी। श्रेया और शुभी में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। श्रेया अपने आप को जमाने के अनुसार अपडेट रखती। शुभी को इससे कोई मतलब नहीं था। पिछले 5 साल से वह इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल ना सकी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना न था। ऑफिस वाले उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते, वह पलटकर कभी जवाब ना देती। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वह जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है, और सच पूछा जाए तो वह अब श्रृंगार करे भी तो किसके लिए? उसके पति साहिल को गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उनके जाते ही उसकी जिंदगी एकदम से बदरंग हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साहिल उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। इतना प्यार करते थे वे उससे। उसकी हालत देखकर उस वक्त श्रेया ने ही उसे सुझाव दिया था, शुभी तुम ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। हो सकता है बॉस तुम पर रहम कर साहिल की जगह नौकरी पर रख लें। कब तक उसकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहोगी? उसकी बात शुभी को ठीक लगी थी और उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था। साहिल एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार इंसान थे। ऑफिस में किसी को उनसे शिकायत नहीं थी। उसके पति की सब इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने शुभी को नौकरी दे दी। वह अपने काम से काम रखती, बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है यह सारी खबरें श्रेया ही उसे लाकर देती थी। उसका बेटा सानू 15 बरस का हो गया था। साहिल अपने पीछे इतना पैसा छोड़ गए थे कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए उसने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। साहिल के जाने के इतने बरस बाद आज उसने अपने आप को दर्पण में बड़े गौर से देखा था। चेहरे पर थोड़ी प्रौढ़ता आ गई थी और बालों में भी हल्की सी सफ़ेदी, जिसे उसने ढकने का प्रयास कभी नहीं किया। श्रेया के इतना कहने पर उसने साहिल की पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों में मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिया था और चेहरे पर हल्का मेकअप कर ऑफिस आ गई। उस पर नजर पड़ते ही श्रेया बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुभी ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। आज सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस में आए। श्रेया ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबसे पीछे शुभी खड़ी थी। श्रेया ने उसका परिचय कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बॉस सौरभ चौंक गए और बोले, आप यहाँ? शुभी ने दिमाग पर जोर डाला तो उससे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कभी देखा है। शुभी से कोई उत्तर न पाकर सौरभ अपने केबिन की ओर बढ़ गए। औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद उन्होंने चपरासी को भेजकर शुभी को अपने रूम में बुला लिया। मैं आई कम इन कहकर वह कमरे में आ गई। आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मिसेस साहिल।
आपको याद है, मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला घर मेरा था। शुभी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया, तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। मैं और साहिल इसी ऑफिस में काम करते थे। साहिल ने कभी आपसे परिचय नहीं कराया। आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक रोड एक्सीडेंट में 6 साल पहले साहिल हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब अब आप अकेली रहती हैं। परिस्थितियों के आगे किसका बस चला है। मैं जा सकती हूँ सर, शुभी ने पूछा तो सौरभ ने उसे जाने की इजाज़त दी। वह उसे देखते ही भूल गए थे। आज उनका ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। शुभी अपने केबिन में आ गई। प्रिया ने पूछा, तुम इन्हें जानती हो? वर्षों पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते थे। यह तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, श्रेया बोली तो शुभी ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गहमा गहमी में निकल गया। शाम को घर आकर शुभी सौरभ के बारे में याद करने लगी। कब कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे सौरभ। शायद उसे वह अच्छी लगती थी, इसीलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी शुभी से उसकी नज़र टकरा जाती तो वह अपनी नज़रें झुकाकर झट से कमरे में घुस जाती। मीटिंग निपटाने के बाद सौरभ घर आए। उनके सामने जवान शुभी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम थी शुभी। उसे भी शुभी जैसी पत्नी की चाह थी। उसने साहिल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन साहिल ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। शुभी की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि वह साहिल के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। शुभी इस बात से अनजान न थी। पड़ोस में रहते राह चलते कभी शुभी से उसकी आंखें चार हो जाती तो शुभी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। शुभी ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद सौरभ बेंगलुरु चले गए। काम के प्रति समर्पण की बदौलत वे लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद साथ काम करने वाली मोहिनी से उनकी अच्छी पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदली और फिर वे हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। सौरभ अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश थे। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में शुभी को देखकर सौरभ पुरानी यादों में खो गए और उनके सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी शुभी का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव में उसे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वह उससे भी जरूर कुछ पूछती, पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो गया था। आते जाते जब उनकी नज़रें टकरा जाती तो शुभी बड़ी शालीनता से कुर्सी से खड़े हो हाथ जोड़ देती। सौरभ कभी कभी शुभी को अपने कमरे में बुला लेते। एक दिन मौका पाकर वे बोले, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? अब तो आदत हो गई है, शुरू में अजीब सा लगता था। वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तुम कुछ नहीं कहोगी? सौरभ ने पूछा तो शुभी अचकचा गई। आपका परिवार यहीं रहता होगा। मेरी पत्नी मोहिनी इसी ऑफिस की रिंग रोड ब्रांच में काम करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम से ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे आगे शुभी ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर काम में व्यस्त हो गई। श्रेया ने उसको छेड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने केबिन में बुला लेते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। लोग तो ऐसे संबंधों के लिए तरसते हैं और तुम इसे नकार रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना जुलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद है, शुभी बोली।
और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी बहाने से शुभी को अपने केबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वे उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगते। शुभी की उदासीनता को सौरभ पचा नहीं पा रहे थे। वे चाहते शुभी उससे खूब बातें करे। बरसों पुरानी जो कसक उसके दिल में रह गई थी वे उसे अब पूरा करना चाहते थे। शुभी इसके लिए कोई अवसर नहीं दे रही थी। एक दिन सौरभ बोले, शुभी तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया। ऑफिस में तो औपचारिक बातें होती हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातों को याद करना चाहता हूँ। उनकी बात पर शुभी बोली, मैं भी आपको और मोहिनी जी को घर पर बुलाने की सोच रही थी। तुम तो जानती हो उससे कितना काम रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीने आना चाहता हूँ। बरसों से दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर, तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर सौरभ ने एक मुस्कान बिखेर कर बात खत्म कर दी। शुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सौरभ से जितना दूर जाने की कोशिश करती, वह किसी न किसी बहाने उसके नज़दीक आने का प्रयास करते। आज तक उसने किसी सहकर्मी को अपने घर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराई मर्द का घर आना जरा भी पसंद नहीं था। आज बॉस के आग्रह को वह टाल ना सकी। अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोर बेल बजी। शुभी ने दरवाज़ा खोला तो ताजे सुर्ख गुलाबों का बुके लिए सौरभ खड़े थे। शुभी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सौरभ ने शुभी को बुके थमाते हुए एक हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये सब बातें हो नहीं सकती। आपने ठीक कहा। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूँगा। प्यार भरी नज़र शुभी पर डालते हुए सौरभ बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है। अकेली रहती हूँ, इसीलिए बेवजह किसी का घर पर आना मुझे पसंद नहीं है। एक आया काम करती है, वह भी अपना काम निपटा कर चली गई। शुभी बोली तो सौरभ ने राहत की सांस ली। वे बड़े सहज होकर चाय और शुभी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर सौरभ ने पलटकर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर मोहिनी आ रही थी। सौरभ को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें लगा किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। मोहिनी, तुम यहाँ? हाँ, शुभी ने बहुत जोर दिया था कि आज शाम मैं यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल ना सकी। तुम शुभी को कब से जानती हो? पिछले कुछ दिनों से। शुभी ने बताया था कि बरसों पहले साहिल और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले बता देती तो हम साथ ही आ जाते। शुभी ने ऐसा करने से मना किया था। वह आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था। वे तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। शुभी ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात गए वे घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस आते ही सौरभ ने सबसे पहले शुभी को अपने केबिन में बुलाया। वह सिर झुकाए खड़ी थी। वह जानती थी आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे बोले, सॉरी शुभी, मुझे माफ़ कर दो। इस बात के लिए गलती तो मैंने की थी। तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। यह बात सच है। शादी से पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो तो मेरी वह दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी। मैं तुमसे एकांत में मिलकर बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा अनुमान सही निकला।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी की गृहस्थी में बेवजह तनाव हो और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मेरे घर में कभी कोई गैर मर्द नहीं आया। आप मेरे बॉस हैं, तभी मैं आपको आने से मना न कर सकी। आखिर में मुझे यह रास्ता ठीक लगा। सच में तुम्हारी तरह तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है, कहिए। आप इस बात का जिक्र किसी से न कीजिएगा और इसे यहीं ख़त्म कर दीजिएगा। आपके मेरे बीच में एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस की एक साधारण कर्मचारी। इतना कहकर शुभी कमरे से बाहर निकल गई। मन की पीड़ा दूर हो जाने से उसने राहत महसूस की। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।